भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार की बड़ी तैयारी चल रही है और यह तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। एक तरफा कहीं से भी आग लगेगी और मुसलमानों की गर्दन हवा में नजर आना शुरू होगी। हाँ, ऐसा होने वाला है। ऐसी तैयारी लगातार हो रही है, हमारे आसपास हो रही है, लेकिन मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं वो भी चूड़ी पहने हुए हैं, जो जाहिल हैं उनसे बात ही क्या करना। हम लोगों को आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तब इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। हजरात मोहतरम, बात तो बुरी लगेगी लेकिन सच्चाई है। लीजिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। कुछ सेकंड का ये वीडियो है, एज अ प्रूफ मुझे दिखाना पड़ रहा है। ये कुछ सेकंड का वीडियो है, मकतूब मीडिया के द्वारा ये बात सामने आई है। हालांकि अनकन्फर्म रिपोर्ट हमारे पास 6 दिन से है, लेकिन क्योंकि आपको सोर्स चाहिए होता है तो आपको बता रहा हूं। आरएसएस जो संगठन है, देश का गद्दार संगठन, जिसने देश से हमेशा गद्दारी की, अंग्रेजों की गुलामी की, इस संगठन ने खतरनाक तैयारियां बहुत आगे पहुंचा दी हैं। 21 अप्रैल 2025 का वीडियो, लूप में ये वीडियो बार बार दिखा रहा हूं क्योंकि बनाने वाले ने बड़े चुपके से और डर के बनाई है वीडियो। आरएसएस का कैंप, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कैंप एक कॉलेज के अंदर, जिसका नाम है मार लेवेनियस कॉलेज, जो ईसाइयों का एक बड़ा कॉलेज है, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। वहां पर ग्राउंड में, जो प्ले ग्राउंड है, वहां पर हथियार चलाने की, गोली चलाने की, इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। सवाल यह है कि देश की सेना तो नहीं है ये, और ना सेना का ये कोई प्रोग्राम है, ना आरएसएस कभी बॉर्डर पर लड़ने जाती है, तो ये तैयारी क्यों हो रही है? किस चीज़ की तैयारी हो रही है? अब दोस्तों, हालांकि वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, लेकिन उनके प्रोटेस्ट से होता क्या है यही तो देखना है आपको, कि आरएसएस खुले में मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी कर रही है। अगर आप हिंदुओं के किसी भी त्यौहार को देखेंगे तो हथियार लेकर ये चलते हुए नजर आएंगे। अवैध हथियार इनके पास होंगे, तलवार चाकू तो नॉर्मल है, इनके पास खतरनाक बाहर के विदेशी हथियार भी होते हैं। ये कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, इनकी क्या तैयारी है और ये क्यों कर रहे हैं, हम सबको पता है। एक तरफ से ये खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार मुसलमानों के मकानों को तोड़ रही है, तीसरी तरफ मुसलमानों को प्रशासन एक तरफा गिरफ्तार करता है, उन पर जुल्म करता है। ये आज के मुसलमानों के हालात हैं। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के जरिए बची कुची जो मुसलमानों के पास एक बड़ी प्रॉपर्टी थी, वो भी छीनने की तैयारी इस गवर्नमेंट ने कर ली, फिर भी मुसलमान कुछ न कर पाया। ये आज के मुसलमान की हकीकत है। जब तुम ईमान से दूर होगे, जब तुम नमाज से दूर होगे, जब तुम दीन से दूर होगे और आवारागर्दी, अय्याशी और सिर्फ खाने पीने में लगे रहोगे, तो फिर बाबू यही होगा। उधर कल से अब तक एक छुछुंदर का वीडियो वायरल हुआ। वो बौना छुछुंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में आगे रहता है। जब बोलता है, ऊपर का होंठ नाक पे और नीचे वाला होंठ ठुड्डी पर आ जाता है, दोनों तरफ से थूक बाहर आता है। आंखें करीब से देखेंगे तो किसी चुंदे इंसान की आंखें नजर आती हैं। पौवा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही जहर उगलता है। पौवे के पास ताकत सरकार की है, सरकार का व्यक्ति है, नेता है, हर जगह खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ ही जहरीला बयान देता है। इस पौवे को एबीपी गोदी मीडिया की एक गंदे शक्ल की और गंदे नेचर की, गंदी जहनियत की एक एंकर ने बुलाया और इससे पूछ लिया कि आप शरबत पी रहे हो, गर्मी का मौसम आ गया है, या रूह अफ़ज़ा। अगले ने इतना बेहतरीन जवाब दिया कि मज़ा ही आ गया। अगले ने कह दिया कि मैं तो गौमूत्र पीता हूँ और रेगुलर पीता हूँ, बड़ा फ़ायदेमंद है। ऐसे में एंकर के मुंह से ये निकला, क्योंकि उसे पता था कि झूठ बोल रहा है पौवा। ये पौवा खुद पौवे के अलावा कुछ नहीं पीता, लेकिन अगर वो सच में एंकर होती
और उसने सच में माँ का दूध पिया होता, दम रखती, तो कहती रुक जा बेटा, गौमूत्र पी रहा है ना, तो गौमूत्र मैं पिलाती हूं। लाइव कैमरे पे गौमूत्र पिलाती और पिला के चेक करती तो मजा आता। ये है वो वीडियो। गर्मियां आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हज़रात मोहतरम, ये हाल है आज की पत्रकारिता का। मानने वाले ने मान लिया कि वो जहर उगल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है और देश में आग लगाने की जो बातें वो करता है, वो इंसान गू खाता और पेशाब पीता है। यकीन मानिए, ये जो कैमरे के आगे ये बोलते हैं, ये कभी सच में पेशाब नहीं पिएंगे, न ये पीते हैं। बस इनको पेशाब प्रमोट करना है ताकि हिंदू को जब प्यास लगे तो वो ये ना कहे कि हमें साफ गंगा का पानी चाहिए। मोदी जी कह दें पेशाब पियो तो ये पेशाब पी ले। इनके राज्य में इनको अनाज तो नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदू भूखा रहेगा तो मोदी जी कहेंगे अरे गौ माता का गो खाओ और खुश रहो। ये इनका प्रोपेगेंडा है। तो आज चलते फिरते कोई आपको मिल जाए मोदी जी का भक्त, तो आप भले ही कैंपा पीजिए, रुआवजा पीजिए, लेकिन उसको आप सड़क से किसी बैल का, किसी जो है सुअर का, किसी भी जानवर का आप पेशाब उसे ऑफर कर दीजिए। या एक गाय जा रही हो तो गाय पकड़ के ले आइए, उसको उसके नीचे लटा दीजिए, बेटा तुम ताज़ा पी, बिल्कुल ताज़ा पियो। कमाल यही तो है, हिंदू समझ ही नहीं पाया कि कितने सालों से बीजेपी गू, पेशाब और गौमूत्र पर ही खेल रही है। संबित पात्रा ने तो ये तक कह दिया था कि कोर्ट ने मान लिया है कि कोहिनूर से ज्यादा महंगा गोबर है। सुनिए, बता रहा हूं, मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। अब आपकी बात को समझने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा एक दिन। ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट की वाणी सुना, ये सालों पहले का वीडियो है। सच्चाई ये है, अब हिंदुओं को ये पास इतना दिमाग ही नहीं है। कोई हिम्मत तो करे कि अरे यार तू ये बता, अगर कोहिनूर से महंगा गू है तो फिर भारत सबसे अमीर होना चाहिए। हर जगह गलियों में कोहिनूर गिरा रहता है, हर जगह, हर मोहल्ले में, हर गली में आपको कोहिनूर, अरे हाईवे पर कोहिनूर इतना बड़ा बड़ा फैला रहता है, कोई उठाने वाला नहीं होता है। कोहिनूर, मैं तो मांग करता हूं हिंदू भाइयों से, जिन हिंदुओं बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये कोहिनूर खूब इकट्ठा करें और संबित पात्रा के घर पर ले जाकर कोहिनूर को भर दें। भैया जी आप तो जैसे जैसे चल रहा है आज भारत में जो कुछ भी, वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूं। एक ये मामला चल रहा है, निशिकांत दुबे जो एक क्रिमिनल है, जिसकी पत्नी क्रिमिनल है, दर्जनों इस पर केस दर्ज हैं, ये आज सुप्रीम कोर्ट को धमकाता है। जिसके बाद भाजपा ने अच्छा काम ये किया कि इसके बयान से खुद को अलग कर लिया। जेपी नड्डा ने खुल्लम खुल्ला कहा कि भाई ये इसका व्यक्तिगत बयान है, हम इस पर इसका साथ नहीं देंगे। इसके बाद जो बीजेपी आईटीशल थी, उन्होंने जेपी नड्डा को ही ट्रोल करना शुरू किया। वो मैंने आपको कल वीडियो दिखा दिया था, देख लिया होगा आपने। अब यह बात क्लियर है कि निशिकांत दुबे हो या उसके दूसरे बीजेपी के साथी, मैं वो बयान फिर से दिखाऊंगा और जरा पढ़ भी लीजिएगा ऊपर हम क्या लिख रहे हैं। ये बीजेपी के नेता टॉप लेवल के इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और संविधान को गाली बकते आए हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता, तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे।
देखिए, निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते हैं? कमाल ये है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ही चल रहे हैं, बल्कि मैं तो यूं कहूं कि पूरी बीजेपी की सरकार ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रही है। लेकिन लाइव डिबेट में और हर जगह ये लाइव इतनी बुरी तरह से रगड़े जाते हैं, लेकिन भाई साहब भाजपा का जवाब नहीं। भाई साहब कुत्ते की तरह रेल दिए जाते हैं, नंगे कर दिए जाते हैं, उल्टा करके इनके पिछवाड़े लाल कर दिए जाते हैं, इनके मुंह पर थूक दिया जाता है और फिर ये कपड़ा वपड़ा झाड़ के मुंह साफ करके अगली डिबेट में पहुंच जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि इनका स्तर ही पेशाब है। अरे लाइव डिबेट में बीजेपी का प्रवक्ता फंस गया बुरी तरह से। मैं बता दूंगा, मजा नहीं आएगा, लेकिन जो रिलाई हुई है इनकी देखने में मजा आएगा। जब देश का पहला शिक्षा मंत्री ही अनपढ़ हो सकता है तो देश का गृह मंत्री कुछ भी हो सकता है। पहले तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जाने माने इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे इंसान थे, वो अनपढ़ नहीं थे। अनपढ़ शिक्षा मंत्री की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो शायद 8वीं पास मंत्री मोदी जी की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनी थी। और अगर आप अनपढ़ मंत्रियों की बात करेंगे तो अभी जो 24 मंत्री आपने गुजरात में बनाए हैं ना, उसमें 10 मंत्री 10वीं पास हैं और 4 मंत्री सिर्फ 12वीं पास हैं। तो अनपढ़ लोगों को मंत्री आपकी पार्टी ने बनाती रही है। इसको आप व्हाट्सएप पे जो आता है उसको कृपया करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत पेश कीजिए। हाँ, ये है बीजेपी की असलियत। इसके बाद मुंह बंद हो गया। अब आइए, बीजेपी की बात हो रही है तो दिल्ली की भी सुन लीजिए। जब से बीजेपी दिल्ली में आई है मजा तो आ ही रहा है, बहुत मजा। लेकिन अब जो क्रिमिनल हैं दिल्ली में और फैल गए हैं। किसी मामले में द्वारका कोर्ट की महिला जज ने फैसला सुनाया, सामने वाली पार्टी को उसके खिलाफ फैसला सुनाया, तो वकील और मुजरिम ने धमकी पता है क्या दी महिला जज को? ओए तू है कौन, बाहर निकल, कैसे जिंदा घर जाएगी हम भी देखते हैं, तू बाहर तो निकल, तू हम बताते हैं हम कौन है। एक लड़की अगर जज भी बन जाए, ये मेरी सोच है, एक लड़की आज के इस दौर में जज भी बन जाए तब भी वो सेफ नहीं है। ये हाल आज भाजपा के कार्यकाल में दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली का ये हाल हो गया है। कहां सेफ है भाई दिल्ली लड़कियों के लिए जब महिला जज सेफ नहीं है। अब भाजपा है तो भाई पूरे देश में तस्वीर देख लो भाजपा की वजह से क्या है। जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। आगरा की तस्वीर है। ये ब्लैक वाली कार को टक्कर व्हाइट वाली कार ने मारी है। ये व्हाइट वाली कार बीजेपी नेता की है। रेड सिग्नल बीजेपी के नेता की गाड़ी ने तोड़ा, उसके काफिले ने तोड़ा और काली कार में, सेडान कार में जाकर टक्कर मारी। अब उल्टा गलती बीजेपी की है, बीजेपी नेता की है, क्योंकि बीजेपी की गाड़ी पर, उस गाड़ी पर लिखा था महानगर अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। खासकर युवा मोर्चा वाले जितने भी आपको भाजपाई मिलेंगे इसी तरह मिलेंगे, कानून भी तोड़ेंगे और फिर सामने से गुंडागर्दी भी खुद करेंगे। गलती भाजपा नेता की, भाजपा की गाड़ी की और उसके गुर्गों ने, भाजपा के गुंडों और आतंकवादियों ने उस मासूम को, एक जो रेड लाइट को फॉलो कर रहा था, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा था, उसको ही बजा दिया, उसका ही जो है मुंह लाल कर दिया, उसके साथ ही मारपीट कर दी। दोस्तों, जिस जनता ने बीजेपी को वोट देकर अपना नेता चुना, असल में नेता नहीं, आज वो गुंडे बनकर उसी जनता की रिलाई और सुताई कर रहे हैं। अब दिल्ली से लेकर आप कानपुर, कानपुर से लेकर लखनऊ और कहीं भी चले जाइए जहां भाजपा है, वहां जनता पर अत्याचार मैक्सिमम लेवल पर है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय नहीं था, हमेशा अत्याचार होता है, लेकिन अत्याचार का लेवल आसमान के स्तर पर पहुंच चुका है इस भाजपा के कार्यकाल। भाजपा से जो जुड़ा है भाई साहब, उसके नखरे, उसका एटीट्यूड अलग लेवल का होता है। मतलब भाजपा का कोई कार्यकर्ता भी होगा ना, उसकी छाती जो है उसके मुंह पर आएगी निकल के। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अब बिहार का भी हाल देख लीजिए। मैं पूरे देश का बता रहा हूं, जहां भाजपा है वहां क्या हो रहा है। ये देखिए,
एक भाजपाई के हाथों 2 की मौत हुई है। बिहार के भोजपुर में बारात के दौरान अंधाधुंध फायरिंग हुई, 2 की मौत हुई। बीजेपी नेता बबलू सिंह पर फायरिंग का आरोप है क्योंकि ये खुशी में इनका जो है खून उबाल मार रहा था और इन्होंने जोश में खूब फायरिंग की जिसमें 2 मासूमों की जान चली गई। अब बीजेपी दिल्ली में भी है माशाल्लाह, राजधानी रेखा गुप्ता जी, अरे दिल्ली पुलिस, एडवांस पुलिस। ये सीसीटीवी फुटेज है भाई। दिन दहाड़े सुबह ही सुबह बेचारा एक दुकानदार अपनी दुकान पर गया, शटर खोलने की तैयारी कर रहा था। बाइक पर, 2 व्हीलर पर 2 गुंडे आते हैं, बंदूक तान के उससे उसकी चेन लूट कर ले जाते हैं। यह दिन दहाड़े हो रहा है जब सूरज मामा निकल चुके हैं। एक बंदे ने सिर्फ मुंह पे एक मास्क पहना हुआ है, दूसरे ने हेलमेट। ये दिल्ली राजधानी की घटना है। सोने की चेन खुले में लूट कर ले गए, लेकिन बेचारा लाचार बेबस जनता क्या कर सकती है। वेलकम 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 टू दिल्ली। अब यहां भाजपा है, बेहतरीन सुकून है। हत्ता कि पानी छोड़िए, जनता तो है ही बेवकूफ। भाई साहब, रेखा गुप्ता जी जब सीएम बनी, भाजपा की सरकार जब दिल्ली में आई तो आपको पता है पानी के टैप से दिल्ली की जनता के लिए इस खतरनाक गर्मी में सीधा शिकंजी भेजी जा रही है। शिकंजी देखिए, कौन लवड़े ने भुज्जम कह रहा है कि गंदा पानी है? नहीं, शिकंजी है, शिकंजी। अब दोस्तों, भाजपा सरकार घिरी हुई है दिल्ली में भी। माननीय रेखा गुप्ता जी से सैकड़ों सवाल हो रहे हैं कि भाई ये पानी के टैंकर क्यों नहीं जा रहे इलाकों में। केजरीवाल था तो वो तो कम से कम ही करता था। तो मास्टर प्लान बनाया गया, जैसे आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। जब केजरीवाल जी को दिल्ली वालों ने धोखा देकर उनकी पीठ में खंजर घोंप कर धोखा दे दिया, तो केजरीवाल सरकार ने ये जो टैंकर चालू किए थे ये एक जगह खड़े हो गए। तो अब बीजेपी को कुछ तो करना था। तो जब दिल्ली सरकार के पास 60 दिन बीत जाने के बाद भी बीजेपी सरकार के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं बची, तो पुराने, ये देखिए, पुराने जल बोर्ड के टैंकरों पर नया स्टिकर चिपकाया और अब खुद की पीठ ठपठपाने लगे। अब आपके सामने देखिए सबूत रख रहा हूं। साइड में देखिए केजरीवाल के समय के ये वाटर टैंकर हैं, लेकिन इसमें क्या किया रेखा गुप्ता जी, 3 फोटो देखिए, अलग अलग दिखा रहा हूं ऊपर से नीचे तक, 3 फोटो लगे हुए हैं। रेखा गुप्ता जी दिल्ली जल बोर्ड के ट्रकों को हरी झंडी दिखा रही हैं। जब हमने इनके नंबर्स को ट्रैक किया और डिटेल निकाली तो पता चला कि भाई ये नए ट्रक नहीं हैं, ये नए टैंकर नहीं हैं। ये दिल्ली की सड़कों पर कोई 1 साल 10 महीने से, कोई 1 साल 9 महीने से, कोई 1 साल 11 महीने से, यानी कोई 2-2 साल से दिल्ली की सड़कों पर काम कर रहे हैं। यानी केजरीवाल के वक्त के ये टैंकर हैं, लेकिन उनको पेंट किया गया, नया स्टिकर लगाया गया और रेखा गुप्ता जी झंडी दिखा रही हैं ताकि जनता को लगे अरे यार कितना बढ़िया काम किया रेखा। चलो पानी नहीं आ रहा, लेकिन टैंकर तो बिल्कुल केजरीवाल की तरह लॉन्च कर दिए हैं इन्होंने। वाह 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 वाह। दूसरे के काम पर भाजपा यही करती आई है। कांग्रेस ने जो बनाया उस पर इन्होंने अपना ठप्पा लगा दिया, हमने बनाया, हम बोर्ड चेंज कर दिया, बस नाम चेंज कर दिया, तो उसके मतलब हमने ही बनाया। वही माननीय रेखा गुप्ता जी दिल्ली में किया और दिल्ली वाले खुश हो रहे, यार क्या बढ़िया काम किया, वाह वाह। याद रखना, चाहे ऑटो वाले हो, चाहे फ्लैट के अंदर किराएदार हो, चाहे ठेली वाला हो, इन सब ने मिलकर केजरीवाल को धोखा दिया और आज सब खून के आंसू इन 2 महीनों में रो गए। झूठों का राज, भाजपा राज। अगला इंसान चीख चीख कर हर जगह कहता है, भगवादारी बाबा, कि मेरे राज में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, भेदभाव सब खत्म हो चुका है। जबकि हकीकत यह है कि वो सबसे बड़ा झूठा आदमी है, क्योंकि रिपोर्ट कुछ और कह रही है। असली शेर नहीं, आज की असली पत्रकारिता करने वाली प्रतिमा मिश्रा ने नंगा किया है उस आदमी को। बताया है कि इस भाजपा के काल में, बीजेपी के राज में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है दलितों पर।
और ये सरकारी रिपोर्ट उन्होंने पेश की है। यूपी में दलितों पर अत्याचार की घटना के बीच हमने एनसीआरबी के कुछ आंकड़े आपके लिए निकाले हैं। ये आंकड़े यूपी में दलितों के खिलाफ अपराध की तस्वीर बयां करते हैं। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराध की लिस्ट में यूपी पहले नंबर पर रहा। यहां दलितों पर अत्याचार के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। राजस्थान में यह आंकड़ा 8,000 से ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश में 7,700 से ज्यादा, बिहार में दलितों पर 6,000 से ज्यादा अत्याचार के मामले सामने आए। इसके अलावा उड़ीसा में 2900 और महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार का आंकड़ा 2,000 से ज्यादा का रहा। इसके अलावा अगर इन आंकड़ों की कुछ और परतें आपके लिए खोले तो सुन लिया, लेकिन भाजपा के समर्थक जो सिर्फ पेशाब पर जी रहे हैं, गौमूत्र पी रहे हैं, तो दिमाग तो भ्रष्ट होगा ही। इनके सामने बाबा आके कुछ भी बोल के चले जाए, इनको ऑर्गेज़म आया था, ये मजा आ गया बाबा, सच बोला है, हाँ आपने जो बोला वही सच है। अब ऐसे ही आड़भक्त महाराष्ट्र में भी हैं। लौंडे मर्द, इनके घर के नाम के मर्द, ये हिंदू रैलियों में जा रहे हैं। टी राजा नफरतिया बयान दे रहा और इनको अंदर समझ आ रहा, ओ ये देखते नहीं है इनका, इनकी रैलियों में आप देखते नहीं, एक से एक भाई साहब हैवान, कोई तलवार घुमा रहा है, कोई चीखे जा रहा, पागलों की तरफ पागल हुआ पड़ा है। ससुरे बाहर ये रैलियों में जा रहे हैं, पीछे इनकी अम्मा और बहनें पानी भरने के लिए उसी महाराष्ट्र में कुएं में कूद रही हैं। लो सबूत है, देखो अपनी आंखों से। इनके पति, इनके बेटे, इनके बाप रैलियों में भारत माता की जय, जय श्री राम, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, पी राजा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद चीख रहे हैं। और यहां देखो हर घर जल की योजना चल रही है। स्कीम के फायदे कुछ ये हैं, इससे महिलाएं सशक्त बनेंगी। कुएं में उतरकर पानी ढोने से उनकी कसरत होगी, गंदा पानी पीने से जनता में इम्यूनिटी बढ़ेगी, लोगों का दिन कट जाएगा। शायद यही सोच के ये कुएं में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कूदने दे रही है कि जाओ पानी भरो। यानी महाराष्ट्र में पानी की कितनी किल्लत है। इसके अलावा भाजपा ने वादा किया था कि वहाँ 1500, 2000 पर जो है महीना दिया जाएगा महिलाओं को, वो घटते घटते 500 पे आ गया है। और वो 500 भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। जहां भाजपा वहां सबसे बड़ा झूठ। गजब टूबीबाज आदमी। उधर दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत से बाहर कदम रखते हैं तो गोदी मीडिया अपने तमाम छेद को खोलकर राहुल गांधी पर ही लगा देता। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, और फिर इनका टैग लाइन शुरू हो जाता है, इनका पूरा स्क्रिप्ट तैयार हो जाता है कि अब हमें ये नैरेटिव चलाना है कि विदेश में जाकर राहुल गांधी ने भारत का जो है मान सम्मान पर थप्पड़ जड़ दिया है, भारत को अपमानित किया है, देश को गाली बकी है। और गोदी मीडिया के एंकर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। भाजपा के तमाम प्रवक्ता कॉपी पेन लेकर स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि अच्छा चलो अब भाजपा और भाजपा की मीडिया, गोदी मीडिया मिलकर तालमेल बनाती है और फिर भौंकना शुरू कर देती है। लेकिन भाजपा बुरी तरह से जलील भी होती है। सुप्रिया श्रेने ने जैसे एक्सपोज भाजपा को किया, खासकर अंजना ओम मोदी, मतलब अंजना ओम कश्यप को किया, देखने लायक था। जब राहुल गांधी पर इल्जाम लगाने की तैयारी हो रही थी, सुप्रिया जी ने सबूत मोबाइल में इकट्ठा कर लिए थे कि मोदी विदेश में जाकर क्या क्या बोले हैं भारत के खिलाफ। तो उन्होंने लाइव डिबेट में जैसे ही मोदी जी का वो बयान मोबाइल से सुनाना शुरू किया, अंजना ओम मोदी के ऊपर जिस तरह से गोबर का नक्शा बन रहा था, समझ में आ रहा था कि मोदी सरकार पूरी तरह से नंगी हो रही है। अंजना जी, मुझे सैटरडे शाम को पता था कि आज 6 बजे आज तक यही शो करेगा और तमाम न्यूज चैनल ये शो करेंगे।
ये विश्वसनीयता आज के मीडिया की और बीजेपी की है। बीजेपी तो हमें लेट डाउन देखिए करती ही नहीं है। राहुल गांधी जी को विदेश जाना था, हमें पता था ये कुछ ना कुछ पकड़ के उद्वेलित होंगे, एक भद्दी गंदी भोंडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको तमाम मीडिया कवर करेगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग यहाँ पर लोकतंत्र में हैं। टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा जो भी मंच होगा उससे अपनी बात कहने के लिए। संसद सबसे बड़ा मंच होता था, वहां माइक ऑफ हो जाता है, वहां पर ओम बिरला दिखाए जाते हैं राहुल गांधी जी की जगह। छोड़िए उन बातों को, मैं मुद्दे पर आती हूं। मुद्दा इस बात का है कि उद्वेलना किसकी ज्यादा है, दिक्कत किसकी ज्यादा है कि राहुल जी ने विदेश में यह कहा या उन्होंने जो बातें कही। क्योंकि अगर विदेश में कहने पर चर्चा होनी है तो फिर भाई मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूं। आपने राहुल जी की तमाम बाइट सुनाई, आपने कुछ सवाल भी पूछे थे अपनी रिपोर्ट के पहले कि अपमान वोटर का कर रहे हैं, पद को वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां तो नहीं बटोर रहे हैं। तो मैं आपके लिए 30 सेकंड में कुछ सुनाना चाहती हूं, क्योंकि आपके व्यूअर को भी सुनना चाहिए कि विदेशी भूमि पर क्या क्या कहा गया है। होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, क्या पाप किया पिछले जन्म में जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये वक्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन की धरती पर, दक्षिण कोरिया में, जर्मनी में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यूएस में तमाम जगह दिया। आपके हमसे घोर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप देश को गरियाने लगिएगा। आप ये कहने लगिएगा कि जो 2014 से पहले इस देश में पैदा हुए वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। आप कोस रहे होंगे, लेकिन एक भारतीय भारत में जिस वीडियो को जिस वीडियो को मोबाइल में सुना रही हैं सुप्रिया शिंदे, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी को किनारे कीजिए। इस आदमी ने जो आज का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री होते हुए भी और प्रधानमंत्री से पहले भी जब भी विदेश गया तो उसने भारत को किस तरह से अपमानित किया, इस पर गोदी मीडिया की औकात नहीं फड़फड़ाती है। जरा देखिए और शेयर कीजिए। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने फुटिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है, उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ट। दवाइयां पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। I'm very surprised to hear such a statement from a head of the family, and that too on a foreign soil. सोचिए, ये आदमी विदेश जाकर ये बात बोल देता है, लेकिन इल्जाम बदनामी का भारत को राहुल गांधी पर लगता है। आज भारत में ये जो आदमी प्रधानमंत्री बना हुआ है और ये भाजपा हर जगह छाई हुई है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ईवीएम है। इसका सबूत आपके सामने है। हालांकि रिपोर्ट आ चुकी है, मुंबई की मीडिया में इसको जगह दी गई है, लेकिन दबाने की पूरी कोशिश की है। रंजीत कांसले सब इंस्पेक्टर बता रहे हैं, महाराष्ट्र का मामला है, मेरे सामने ईवीएम से छेड़छाड़ की गई।
चश्मदीद कह रहा है मेरे सामने ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, मुंह बंद रखने के लिए मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इससे रिलेटेड जो वीडियो है देख लीजिए। कशासाठी दिले होते तुम्हाला 10 लाख रुपये अमाऊंट का दिली होती? तुम्ही शांत बसायचं, ज्या काही भेटलेलं आहे हे बघा, माझ्याकडे 416 रुपये बॅलन्स होतं, 416। तारीख दाखवतो पहिले, एक मिनिट गडबड करू नका। 21/10/24 तारीख बघा, 21/10/24 कोणी पाठवले? मग तुम्ही म्हणताय 465 बॅलन्स होते, ऐका ना, ते एन्काउंटर साठी, एन्काउंटर आताच घेऊ नका, एन्काउंटर थोडं बाजूला ठेवा। पैसे कसे ईव्हीएम मशीन पासून तुम्ही दूर जायचं, जे काही ईव्हीएम ला छेडछाड होईल ते गप्प बसायचं आणि सहन करायचं। काय ईव्हीएम ला कुठे त्यावेळेस पोस्टिंग कुठे? माझी ड्युटी बघा, तुम्ही 4-5 प्रश्न विचारा, ज्यांना कोणी विचारताना प्रश्न एकदम 1-2 पत्रकार बघितले, एकदम असे प्रश्न विचारतात ना अजितदादाला, गृहमंत्र्याला, की कासले असा बडबडतोय किंवा कासले दारू पिऊन बोलतोय, असं तुम्ही निगेटिव्ह विचारू नका। कासलेंनी पुरावा दाखवलाय, मतदानाच्या दिवशी 10 लाख रुपये त्याच्या अकाउंटला जमा झालेत, असा प्रश्न विचारा। आणि त्याच दिवशी त्यांना तिथं ड्युटी होती ईव्हीएम जवळ, तिथून का काढलं? जेव्हा अब यहाँ पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि भाजपा जहां नहीं आ सकती थी वहां कैसे आई। उधर बुलेट ट्रेनों की जहां बात हो रही हो, इस भाजपा सरकार ने अगर कुछ देखने लायक दिया भी है कि हाँ क्या बढ़िया काम किया है, उसमें भी कुछ न कुछ ऐसी कमी आ जाती है कि देश की जनता की जान खतरे में पड़ जाती है। जब ये खबर मैंने शुरू में देखी, शुरुआत में याद होगा वंदे भारत कभी गाय से टकरा रही है, कभी भैंस से टकरा रही है, और टकराते ही माशाल्लाह गाय को तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो ट्रेन है आगे से चपटी हो जा रही है, टूट जा रही है, बेकार हो जा रही है। तो मैंने सोचा यार ये गत्ते की ट्रेन है क्या, प्लास्टिक की ट्रेन बन रही है क्या, बॉडी किस चीज की है इसकी? वो तो मैं वहां सोचता रह गया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मेरे दिमाग में दिया मुझे। लेकिन जो एक रिपोर्ट आई है वो लल्लन टॉप ने भी छापी है और कई जगह वो खबर आ चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया में भी आ चुकी है। उसमें खबर ये है कि जो वंदे भारत का पहला डिब्बा है वो कमजोर है। द हिंदू की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि वंदे भारत का अगला डिब्बा सामान्य रेलगाड़ियों के इंजन यानी पहले डिब्बे की तुलना में काफी हल्का और कमजोर है। ऐसे में जब ये मवेशियों से गलती से टकरा भी जाती है तो ट्रेन का नुकसान होता है। और ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब रेलवे कई रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत को दौड़ाने का प्लान कर रही है। तो इससे क्या होगा, वंदे भारत में सफर करने वाले जो लोग हैं उनके दिल में अब डर बैठ गया है, खासकर जो पहले और दूसरे डब्बे में बैठने वाले। गलती से अगर पहला और दूसरा डब्बा आपको मिल गया तो आप तो डर में आप जाओगे ही नहीं, ट्रेन की टिकट कैंसिल करोगे कि भाई अगला डिब्बा तो और ही खतरनाक है, हल्का है भाई। तो भाई मैं देश से कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ, देशवासियों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ने वाली ट्रेन मत दो, आप दो सेफ ट्रेन, सिक्योर ट्रेन और एक्सीडेंट ना हो ऐसी ट्रेन, और भाई रिजर्वेशन कंफर्म मिले ऐसी। अगली खबर संभल से। संभल की पुलिस तो दोपहर के 12 से रात 12 24 घंटे दूरबीन से यही नजर रखती है मुसलमानों पर कि ये क्या करें कि हम इनको गिरफ्तार करें, क्या करें कि इनको हम गोली मार दें, क्या करें अब ये कि इनको जेल में ठूस दें। इजराइल फिलिस्तीनियों पर किस तरह का जुल्म कर रहा है दुनिया जानती है। भारत खुल्लम खुल्ला इजराइल के हमलों का विरोध कर रहा है। भारत के सुपर नेता कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, लेट अटल बिहारी वाजपेयी माननीय, उनका बयान मौजूद है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अरब अरबियों का है, फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, और हम फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें कहने वाला बीजेपी का एक बड़ा चेहरा था। आज भी मोदी सरकार इस साल भी कह चुकी है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, हम इजराइल के हमलों के विरोध में हम शांति चाहते हैं। ऐसे में जहां अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और कई देशों के अंदर इस तरह से इजराइल के खिलाफ सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, यहां भारत में संभल में शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ एक पोस्टर लगा दिया बच्चों ने
कि बाइकॉट हमें इजराइल के इन प्रोडक्ट्स का करना है, तो संभल की पुलिस ने 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 7 से 8 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मैं उन संभल के नौजवानों को पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि तुमने वो काम किया जो हक था, और जो हक के खिलाफ थे उन्होंने तुम्हें रोका। बेशक ऐसे माहौल में ऐसा काम करना हिम्मत वाला काम है, लेकिन याद रखिएगा क्रांतिकारियों की लिस्ट में आपका नाम आएगा। कब्र में आपसे जब सवाल होगा तो ये नेक काम आपके बहुत काम आएगा, याद रखिएगा। इससे आप क्रिमिनल नहीं हो गए। महात्मा गांधी ने पता नहीं अंग्रेजों का बाइकॉट महात्मा गांधी ने किया था। हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा प्रोग्राम चलाया था। उस वक्त भी अंग्रेजों ने हमें और हमारे बुजुर्गों को गिरफ्तार किया, महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया, जुल्म सितम किए, तो क्या वो आतंकवादी हो गए थे? नहीं। इसी तरह से आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। एक वक्त आएगा दुनिया आपको याद करेगी और कहेगी कि हाँ, ये वो 7 बच्चे थे जिन्होंने दुनिया से डरे बिना हक की आवाज बुलंद। एक सीधा सा हिसाब है, जितना डरोगे उतना डराया जाएगा। उधर इसी तरह से अपने सीनों से डर निकाल के मुंबई में, मुंब्रा में मुसलमानों ने इजराइल के खिलाफ उन प्रोडक्ट्स का बैनर हाथ में लेकर रैली निकाली और मांग की कि इजराइल का बायकॉट होना चाहिए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बच्चों पे होने वाले जुल्म को रोको, बच्चों पे होने वाले जुल्म को रोको, बच्चों के होने वाली मौत को रोको, बूढ़ों पे होने वाली मौत को रोको। इस्राइल का जुल्म मुर्दाबाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में दोहरा मापदंड हर जगह देखने को मिल रहा है। एक उजड़ा हुआ समाज, एक जो अपने आप से ही हिकारत करने वाला समाज है, और उसके कुछ सड़े हुए लोग हैं। जब सड़क पर चलते हैं तो वो बेरोजगार आंखें नौकरी तो नहीं ढूंढ पाती, लेकिन सड़क के किनारे मजार और मस्जिद को देखकर तड़प जाते हैं। सरकार उन मजार और मस्जिदों को तोड़ भी देती है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के VVVIP इलाके में सूर्या होटल के बिल्कुल बाजू में सड़क के किनारे एक अवैध मंदिर बना हुआ है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के 5 स्टार सूर्या होटल के बिल्कुल बराबर में मस्जिद और मज़ारों को देखकर तड़प जाने वाले लोग इस पर खामोश हैं। जो मस्जिदों के और कब्रिस्तानों के डेटा और रिकॉर्ड्स और दस्तावेज मांग रहे हैं, क्या वो इस मंदिर का कोई दस्तावेज दे सकते हैं? लेकिन मुसलमान इस मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं फंसता है। लेकिन क्या करें, दूसरी तरफ सैकड़ों लोग ऐसे हैं, प्रीत सिंह जैसे, जिनका रोजगार ही इसी से चलता है। चलते हुए किसी मस्जिद की फोटो लेकर अवैध बताकर चंदा मांग लेंगे और उनको चंदा दिया जाएगा, और फिर जो है सरकार उनकी सुनेगी भी, प्रशासन उनसे डरेगा भी, और मस्जिद पर कार्रवाई होगी। बात कर रहे हैं अगर हम रोजगार की, तो आप ये देखिए रोजगार किसे मिल रहा है, किसे मिल रहा है भाई? मतलब नौकरी किसे? जब देश का बेड़ा गर्क है तो टॉपर से टॉपर भी क्यों ना हो, नौकरी कैसे मिलेगी? मैं भी कभी कभी सोचता था जो अलजेब्रा और फलाना का ठिकाना, मैथ्स और वो साइंस जो पढ़ी थी वो कहाँ काम आई। हाँ, जनरल नॉलेज में, नॉर्मल लाइफ में काम आई, लेकिन नौकरी में तो काम नहीं आ रही। हो सकता है इस पर मेरे वैचारिक मतभेद किसी से हो सकते हैं, लेकिन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज की
महा टॉपर, जब 50 सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल और न जाने कितने मेडल अवार्ड जीतने के बाद डीयू की टॉपर होकर भी अबे भैया इंटर्नशिप तक नहीं मिल रही है। इंटर्नशिप नहीं, ये तस्वीर देखिए, मेडल ही मेडल, सर्टिफिकेट ही सर्टिफिकेट। देख रहे हैं आप, खबर में यह खबर आ चुकी है हजरात। बिस्मा फरीद जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर है, लिखती हैं सोशल मीडिया पर कि आई एम टॉपर और मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही। जी हाँ, लिखती हैं कि आज मुझसे जहां भी जाती हूं स्किल पूछा जाता है, स्किल मैटर करता है, मार्क्स नहीं पूछे जाते। लिखती हैं, सजेस्ट करती हैं कि तुम भी कुछ स्किल एक्टिविटी कर लो, कुछ स्किल सीख लो, वो बेहतर रहेगा। मैंने हर जगह अप्लाई किया है इंटर्नशिप के लिए। वो लोग ये नहीं पूछते कि तुम्हारे नंबर क्या है, बस वो पूछते हैं कि क्या कर सकते हो, क्या स्किल है। लिखती है कि बट सर मैं तो प्रिपेयर ही नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए। मेरे तमाम प्रोफेसर ने हमेशा ये कहा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई काम आएगी। लेकिन खतरनाक सच सामने ये आया है कि कंपनी को आपके नंबर, मार्क्स से, पोजीशन से कोई मैटर नहीं करता। आपके अंदर स्किल क्या है वो मैटर करती है। बिस्मा ने जो कहा है ये आंखें खोलने वाली बात है। मैं भी यही मानता हूं, मेरा भी वही मानना है जो बिस्मा का मानना है। आप कितने भी टॉपर हो, ये कोई ऐसा नहीं है, इसमें भी भाजपा मत लेके आना प्लीज। देखो भाजपा वाला सीन है, भाजपा का सीन ये है कि रोजगार नहीं है, लेकिन ये पहले से ही है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों पर, अपने घर के बच्चों पर प्रेशर माँ बाप बनाते हैं। टॉप लाना है, टॉप होना है, फर्स्ट डिवीजन से पास होना है, एक भी नंबर कम नहीं होने चाहिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना प्रेशर डाल देते हैं। अब बच्चा जब उसका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है तो फिर रिजल्ट आने से पहले पहले वो निकल लेता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अपने आप को खत्म कर देते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहा। और जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं उनके भी कौन सा बड़ा बेड़ा पार हो जाता है उनका भाई, उनका और बुरा हाल होता है आगे, उनका और सख्त आगे कंपटीशन सारी जिंदगी। अब भाई मैं जिन अपने स्कूल की बात करूं, अपने कॉलेज की बात करूं, जो मेरे क्लास के मॉनिटर टॉपर थे, मॉनिटर वो होता था जो क्लास में सबसे एडवांस और टॉपर हुआ करता था। ससुरे कभी भी मैडम जो है टेस्ट ले रही हैं, सरप्राइज टेस्ट, वो भाई साहब वो 10 में से 10 नंबर ला रहे हैं। ससुरे बे भाई इतना पढ़ के क्या करेगा तू? और मैं क्लास का सबसे पिछड़ा, और सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 8-10 और नालायक जो ससुरे काम पूरा नहीं करते थे, वो होमवर्क कभी पूरा नहीं किया, होता ही नहीं था हमसे। हमें खेल से फुर्सत ही नहीं थी। हमें तो भाई माँ बाप बंद कमरे में डाल देते थे, उस टाइम फोन भी नहीं होता था, बंद कमरे में डाल दिया, कह दिया तख्त से नीचे मत उतारा जाना बेटा, टांगे तोड़ देंगे, किताब के अलावा मुंडी इधर से इधर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम इतने नालायक कि हम किताब के अंदर ही देखते देखते खेल लेते थे, कुछ भी इमेजिन कर लेते थे, कुछ भी। किताब में तस्वीरें छपी होती थी, उसे ही देख देख के खुश हो लेते थे। किताबों से ही खेलने का भी किताब का शक्तिमान बना दिया, उंगली पे घुमा रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रिलेट करेंगे। आज मैं जानता हूं, मैं अपनी मानता हूं, अपनी जानता हूं इस बात को। मेरी कहानी में जो मेरे टॉपर्स थे क्लास के, चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, वो आज एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, जिसमें तनख्वाह उनकी 25 से 30 हज़ार है। बाकी आपके सामने क्लास का सबसे नालायक बच्चा खड़ा है, सबसे नालायक। तो दोस्तों स्किल, क्यों स्किल है। हमारी नानी कहा करती थी बहुत बोलता है ये, बहुत बोलता है भाई, ये इतना नहीं बोलना चाहिए। हमारे अम्मा अब्बा भी कहते रहे भैया इतना मत बोला कर, दे थप्पड़ मत बोला कर इतना। और मेरी आदत थी बोलने की, लेकिन इस बोलने को हवा में स्किल नहीं बनाया, इसको निखारा गया। मैंने जर्नलिज्म किया, इसके बाद एनिमेशन किया, मोशन ग्राफिक्स सीखा, समझ रहे हो आप, AAIP कोर्स किया, बहुत सारे कई कोर्स उसी एक ही इंस्टीट्यूट से करे, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। तो बिस्मा जो कह रहे हैं वो हकीकत है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि साथ में पढ़ाई के साथ साथ आप जो है कोई स्किल कोर्स जरूर करें।
वरना कितने भी टॉपर हो जाए आपका हाल ऐसे ही होने वाला है। इसी के साथ साथ एक अलर्ट, वार्निंग, चेतावनी, जो ऑनलाइन साजो सामान खरीदते हैं ब्लिंकिट से और स्विगी से और भी बहुत सारी ऐप है, खासकर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और इन तमाम वेबसाइट से ख़रीदते हैं, ऐप से ख़रीदते हैं, अलर्ट है आपके लिए। हमारे वालिद साहब तो वैसे भी पहले इन सब चीज़ों के खिलाफ थे कि ऑनलाइन सामान मत मंगाया करो। लो अब ये और सुन लो, गुजरात से खास लोग हैं दुनिया में गुजरात के तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने एक से बढ़कर एक फ्रॉड किया है। गुजराती भड़क जाएंगे, लेकिन गुजराती इस बात को मानते भी हैं कि हाँ ये वहाँ हो रहा है। कोई आदमी पूरा फर्जी ही जो है प्रोडक्ट बना रहा है और कोई आदमी जो है फर्जी बातें बोल कर देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। जरा इस खबर को देखिए। हेड एंड शोल्डर शैम्पू और कंडीशनर आप अच्छे से जानते पहचानते होंगे, आपके घरों में भी होगा। एक बड़ा सीन हुआ है, हेड एंड शोल्डर की कंपनी ने ही कंप्लेन करी, जिस कंप्लेन पर कार्रवाई करते हुए गुजरात की जो इंटेलिजेंस है और वहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने सूरत के अमरौली इलाके में रेड करी, तो पता चला कि 8 सालों से ऑनलाइन नकली हेड एंड शोल्डर शैम्पू बेचा जा रहा था। एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। शिकायत के बाद इस रेड पर गोदाम पर जो छापा मारा गया, 16,39,000 रुपये का नकली माल जब्त किया गया। इस मामले में 50 साल के हितेश सेठ को गिरफ्तार किया गया है और दूसरे कई और लोग भी इसमें शामिल हैं। अब रजागराफी का सबसे बड़ा सवाल ये है, आपका ध्यान यहाँ पर ले जाना चाहता हूँ कि 16 लाख का माल बरामद हुआ है और ये खेल 8 साल से चल रहा था। तवज्जो यहाँ चाहिए आपकी। सोचने वाली बात यह है कि 8 सालों से करोड़ों का जो माल बेचा वो भारत में कहां गया होगा। यकीनन हमने अगर हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल किया है और उससे हमारे बाल झड़े हैं तो यकीनन हमने नकली प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। पूरे भारत में फर्जीवाड़ा चलता रहा, हेड एंड शोल्डर नकली बेचा जाता रहा। याद रखना, जिस प्रोडक्ट पर यह कह के बेचा जाए ऑफर है गेट 1 बाय 1, वो नकली ही निकलते हैं, एक्सपायर होने वाले होते हैं। मामला पकड़ में ऐसे आया जब प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं आ रहे थे। शक हुआ, आगे तक बात गई तो हेड एंड शोल्डर को कंप्लेन करनी पड़ी, कंपनी को खुद कंप्लेन करनी पड़ी, तब जाके कार्रवाई हुई है। वरना भाई साहब 8 क्या 80 साल तक ये बिजनेस चलता रहता। अब ऑनलाइन अगर आप सामान मंगाते हैं तो सावधान हो जाइए। उधर यूपी के शामली से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर आती है। एक 22 से 23 साल की लड़की का एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। उसकी बॉडी अस्पताल के जो है बेड पर पड़ी होती है और अस्पताल में काम करने वाला एक वार्ड बॉय विजय आता है, ये फुटेज है, और उस बेचारी मरी हुई लड़की के कान से सोने के बालियां उतारकर चुपके से जेब में डाल लेता है। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ विजय संस्कारी गिरफ्तार है। क्या कह सकते हैं, आउटरेज नहीं है क्योंकि विजय है ना। विजय की जगह अगर कोई मुल्ला होता तो ये प्राइम टाइम होता। ऐसे ही आपको वो घटना भी याद होगी अभी 4 दिन पहले की। अस्पताल के वेंटिलेटर पर एक एयर होस्टेस लड़की की इज्जत लूट ली गई। लड़की वेंटिलेटर पर थी, डरी हुई थी, वेंटिलेटर पीते तो जान नहीं थी, ना हिल पाई ना डोल पाई, और 2 महिला नर्सें उस जगह पर मौजूद थी और इज्जत लूटने वाले ने इज्जत लूट ली क्योंकि वो अस्पताल में ही काम करता था। अब इस मामले में संस्कारी दीपक गिरफ्तार हुआ है। मेदांता हॉस्पिटल, एक पॉश हॉस्पिटल भाई, 5 स्टार है भाई वो होटल, समझो ऐसा 5 स्टार होटल है, वहां पर भी ये काम हो रहे हैं। दीपक संस्कारी गिरफ्तार हो चुका है। ये हो रहा है अस्पतालों में भाई। अगली खबर में मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भाई, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो या आपके घर में लगा हुआ टीवी हो, इस पर गोदी यूट्यूबर्स और गोदी मीडिया के चैनलों को
पूरी तरह से ब्लॉक कीजिए, बैन कीजिए और इनका विरोध कीजिए। हिंसा के तरीके से नहीं, अहिंसा के जरिए सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ लिखते रहिए। जी न्यूज़, बस इस चीज को देख लीजिए। नूह में मुसलमान संवैधानिक तरीके से बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा हो रहा है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ नूह में हजारों लोग शांतिप्रिय तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जी न्यूज़ कह रहा है इकट्ठा हो गए 15 लाख मुसलमान, सड़कें जाम, कुछ बड़ा होने वाला है। अगले तमदल में लिखता है अचानक 15 लाख मुस्लिमों ने घर ने घेरा नूह, भयंकर पथराव से पूरे हरियाणा में हड़कंप। इस खबर को पोस्ट किए हुए इनको 2-3 दिन हो गए हैं। नूह में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिक्कत सारी यही है कि मुसलमान इस पर विरोध नहीं जताते, ना हमारे में कोई ऐसा वकील हिम्मत वाला है कि वो उठे और इन नचनिया एंकरों और न्यूज़ चैनलों को कोर्ट में घसीटे। है ही नहीं। जब हम इनको कोर्ट में नहीं घसीटेंगे, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तो ये काम करते ही रहेंगे। आज जान जाओ, बहुसंख्यक समाज के साथ ये गोदी मीडिया है। देखिए, मीडिया मर चुका है। दंगे फैलाने में मीडिया का सबसे बड़ा, गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसीलिए अनुरोध है आप लोगों से, मेहरबानी करके इनका बायकॉट कीजिए, इनसे दूर रहिए। और यूट्यूबर्स भी ऐसे बहुत हैं जो कि गोदी मीडिया ही जैसे हैं, सच आपको नहीं दिखाते, सच बदल कर दिखाते हैं। मुझ पर इल्ज़ाम लगता है कि यार ये तो मुसलमानों की बात करता है। भाई, हिंदुओं की बात करने के लिए तमाम गोदी मीडिया के चैनल हैं, मुसलमानों की बात करने के लिए कितने चैनल हैं? तो हाँ, खुल्लम खुल्ला मैं मुसलमानों की हक की बात करता हूं, कोई बात नहीं, करूंगा, तुम्हें जो कहना है कहो। लेकिन जब बात हक और ईमानदारी की आएगी तो ऐसा ही नहीं 52 केस दर्ज है हम पर, हैं? सच बोलने की सजा जरूर मिलती है, मिल रही है। मेरे देखने वालों की दुआ है कि वो मेरे साथ हैं। आपकी दुआओं का ही तलबगार हूं। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। हाथ जोड़कर गुजारिश है, मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। जय हिंद।